पे हमने कुछ बेसिक चीज़ों को समझा, या हम कह सकते हैं कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ों को समझा, जैसे कि हम जो भी फेस करने जा रहे हैं फ्यूचर में उसका नेचर कैसा है और उसके लिए हमको किस तरह से तैयारी करनी है। ये सारी बेसिक बातें हमने इससे पहले की, जो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं, या हम किस तरह से हमारी पढ़ाई या हमारे साथ चीज़ें होनी है, राइट। तो कल लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन में हमने कुछ चीज़ें लिखी थी बोर्ड पे, जिसमें हमने बेसिकली क्या लिखा था कि ओवरऑल जो तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी है उसमें हमको कौन कौन से मॉड्यूल्स या हमको कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं या डिस्कस करने हैं। जैसे एक ब्रॉड सेंस में हमने कुछ चीज़ें लिखी थी कि हमको डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पढ़ना है, हमको सेल और सेल के बारे में सभी चीज़ें पढ़नी है, हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है। फिजियोलॉजी मतलब जो बॉडी के अंदर होने वाली प्रोसेसेस है उनका डिटेल। वो प्लांट बॉडी के लिए हम पढ़ेंगे तो हम उसको कहेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल बॉडी के लिए पढ़ेंगे तो कहेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल में ह्यूमन भी आता है, फिर ह्यूमन के लिए पढ़ेंगे तो बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। फिर उसके बाद हम मॉड्यूल्स में हमारे पास आगे आता है इकोलॉजी, फिर आता है हमारे पास जेनेटिक्स, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ऐसे कई सारे मेजर मॉड्यूल्स या मेजर टॉपिक्स हैं जो हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के कंबाइंड डिस्कशन में आते हैं, राइट। तो इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पढ़ना है, ना कि एक साथ। हमारे पास काफ़ी समय है अगर हम आज के डेट की बात करें, और ये 2 साल पहले क्यों शुरू किया जाता है सब कुछ पढ़ना। इसका एक कारण ये भी है कि हर चीज़ पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स में पढ़ी जा सके, राइट। तो फिर इसमें हमने कल या लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि हम शुरू करेंगे हमारा डिस्कशन विथ अ मॉड्यूल और विथ अ यूनिट कॉल्ड सेल। और मैंने तुमको कल भी समझाया था, या लास्ट क्लास में भी समझाया था कि सेल, इस मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, करेक्ट। सेल इस मॉड्यूल को हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक सबसे पहले पढ़ते हैं हम उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, या हम कहें स्ट्रक्चर, जिसको हम सेल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम उसका कौन सा एस्पेक्ट पढ़ते हैं, सेल डिवीजन, जिसको हम 2 तरह से पढ़ते हैं या 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। और एक और चीज हम जो सेल में पढ़ते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल, जिसे हम बायोमोलेक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इन 3 मेजर हेडिंग्स के अंडर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, माइटोसिस मियोसिस या सेल डिवीजन के टाइप्स, और बायोमोलेक्यूल्स या बायोकेमिकल्स प्रेजेंट इन अ सेल, ठीक है। इन 3 सेपरेट चैप्टर्स में या इन 3 सेपरेट हेडिंग्स के अंदर हम एक मेन इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज को पढ़ते हैं, दैट इज सेल। इज इट ओके। अब जब हम यहाँ पे सेल ये टर्म यूज करते हैं तो किसकी सेल, ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है कि सेल किसकी। तो सेल जिसकी भी, फिर बैक्टीरियल सेल से लेकर ह्यूमंस की सेल तक, प्लांट सेल से लेकर टाइगर की सेल तक, सेल इज अ सेल, राइट। हाँ, प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, कुछ फीचर्स अलग हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस अलग हो सकते हैं, लेकिन सेल बहुत सारे मायनों में सभी ऑर्गेनिजम्स की, मतलब एक सिंपल से बैक्टीरिया से लेकर हमारे जैसे ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म की सेल में बहुत सारे बेसिक फीचर्स सेम होते हैं।
तो हमको सेल का स्ट्रक्चर या सेल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना मतलब बेसिकली क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है कि भाई अलग अलग तरह की सेल्स में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है, और अगर कुछ चीज डिफरेंट है तो वो क्यों है, राइट। और फिर सेल के अंदर क्या क्या है, और जो है उसमें से हर एक चीज क्या क्या फंक्शन या रोल प्ले करती है, ठीक है ना। एक सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो हम हमेशा कहते हैं कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करें तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक से पढ़ो, ठीक से समझो क्या लिखा है। सेल जो है, अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि सेल किसकी है, ठीक है ना, जिसकी भी है। सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी प्रकार के लाइफ फॉर्म का, जो भी लिविंग है, जो भी जिंदा है, उसे हम लाइफ फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। और किसी भी तरह के लाइफ फॉर्म का या किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर का यूनिट और फंक्शन का यूनिट क्या है, एक सिंगल सेल। फिर वो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल वाला मतलब यूनिसेल्युलर हो या कई सारी सेल्स वाला हमारे जैसा मल्टी सेल्युलर हो, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ फंक्शन। जहां तक लाइफ का सवाल है, क्या है, सेल। तो इसको सादी भाषा में, सिंपल भाषा में हम और इलेबोरेट कर सकते हैं कि सेल के बिना लाइफ नहीं। जहां सेल वहां लाइफ, इफ नो सेल देयर इज नो लाइफ, इज इट ओके। और यही कंटेक्स्ट कहने के लिए, इसी कंटेक्स्ट को समझाने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट है, हमारे इन द सेंस एक साइंटिस्ट होकर गए जिनका नाम था लैमार्क। अब इनका पूरा नाम हम नहीं लिखते क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, फिर भी अगर लिखना चाहे तो इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। ये थोड़े से फ्रेंच थे तो इनका नाम जो है वो थोड़ा अजीब सा लगेगा हमको, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। तो हम इसमें से सिर्फ उनका सरनेम लेते हैं, लैमार्क। तो ये एक बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे इन्होंने हमको इवोल्यूशन, मतलब हम इस दुनिया में कैसे आए, ठीक है ना, शुरुआत से लेकर आज तक दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं लाइफ फॉर्म्स में। अलग अलग तरह के पौधे आए, अलग अलग तरह के एनिमल्स आए। हम ह्यूमंस डायरेक्टली थोड़ी ना आए हैं, हमारा भी तो इवोल्यूशन हुआ है। तुमने प्रीवियस क्लासेस में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस, ऐसे बंदर जैसे थे हम, फिर चिंपैंजीज वगैरह से हम आए। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ वो किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में भी इन्होंने, मतलब लैमार्क ने हमको बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड की है। तो इन्होंने एक सेंटेंस या एक, हम कहे प्रोवर्ब नहीं कहेंगे, बट एक चीज हमें कही जो हमको बहुत कुछ समझाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रंट में लिख रखी है, देखो क्या लिखा है। व्हाट इज द कोट मेड बाय लैमार्क, एज यू कैन सी, कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। कोई भी प्रकार की बॉडी में लाइफ नहीं हो सकती अगर वो सेल या सेल्स से ना बनी हो। और अब इस सेंटेंस को देखो जो हमने लिखा था कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दोनों बातें जुड़ती है ना।
एक तरफ हम कह रहे हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरी तरफ लैमार्क कह रहे हैं कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। तो बात बराबर हुई। तो कुल मिला के समझने वाली बात ये हुई कि सेल्स या सेल अगर नहीं है तो सेल के नीचे देयर इज नो लाइफ। मिनिमम कंडीशन required for a cell, required for a life is a simple single or more than one cell. That is what you say cell or cells, right? This is a basic thing. What is now? तुमको अगर पूछा जाए भविष्य में कि what is the structural and functional unit of life, you should say cell. Cell is a structural and functional unit of life. इस बात की जल्दबाजी मत करो कि क्यों ऐसा, कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम क्यों कहें सेल को। इसीलिए तो हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है कि भाई हमको समझे कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, या इस डेफिनेशन को ऐसा क्यों लिखा गया है, या क्यों सेल को कहा गया है कि सेल लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है ना। इसी बात को हमको इस चैप्टर में समझना है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे तुम यहाँ रिलेट कर सकते हो, हमने पहले भी कहा है कि सेल, इस चीज को हमको 3 हिस्सों में पढ़ना है, राइट। पहला हिस्सा जो सेल के बारे में हमको पढ़ना है वो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम इसके साथ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डिवीजन और फिर बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलेक्यूल्स। तो ये सीक्वेंस हमको अभी से याद रखना है या अभी से समझ लेना है कि भाई हमारा डायरेक्शन ऑफ स्टडी या डायरेक्शन ऑफ डिस्कशन क्या होगा। स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन, देन डिवीजन, देन बायोमोलेक्यूल्स। ऐसे 1 बाय 1 हम इस चीज को पढ़ेंगे विदाउट एनी हश हश और से किसी भी तरह की जल्दबाजी किए बिना। बस इस चीज को देखते समय, क्योंकि हम फिजिकली यहाँ प्रेजेंट नहीं है, एक बात बहुत अच्छे से समझो कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं या ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम सेल नाम से पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही बेसिक चीज़ है हमारे सिलेबस की। ठीक, इतनी बेसिक कि तुम इस टॉपिक या इस चैप्टर को पूरी तरह से कितना अच्छे से समझते हो, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले कई चैप्टर्स में हमारी समझ कितनी होगी। ठीक है ना। क्योंकि तुम अगर पहली सीढ़ी ठीक से नहीं चढ़ते तो तुम्हारा जो बैलेंस जाने का खतरा है वो पहले ही बढ़ जाएगा। तो जो शुरुआत है, जो बेसिक है, वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कॉमन लॉजिक है कि अगर कोई बिल्डिंग हम बनाए और उसके पिलर्स जो नीचे बेस होता है कंक्रीट, उसमें हम मिलावट करें तो क्या बिल्डिंग मजबूत बन पाएगी? कभी भी नहीं बन पाएगी। ये तो बहुत ही सिंपल समझने वाली बात है। इसीलिए जो तुम्हारा बेस है, कंक्रीट है बिल्डिंग के नीचे का ना, वो बहुत सॉलिड होना जरूरी है। तो उसको बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ोगे तभी वो सॉलिड होगा। अब सेल की बात करने से पहले हम एक एनालॉजी पढ़ते हैं। एनालॉजी समझते हो? एनालॉजी का मतलब होता है कि भाई किसी दूसरी चीज को कंसिडर करके हमको समझने वाली चीज को समझना, हमको जिस चीज को समझना है उसको समझने के लिए किसी और एग्जाम्पल को लेके समझना जो हमारे लिए ज्यादा फैमिलियर होता है, राइट। तो एक बात बता दूं मैं कि सेल एक कन्फाइंड सिस्टम होती है। कोई भी सेल हो, सेल जो है वो एक बाउंड्री वाली या फिर कन्फाइंड सिस्टम है। अब कन्फाइंड ये टर्म आपके लिए नहीं हो सकती है, इसलिए वहां पे बाउंड्री लिखा। मतलब एक कुल मिला के बात समझो कि सेल कोई भी हो, उसकी एक बाउंड्री है, उसकी एक सीमा है, ठीक है ना। और उस बाउंड्री या उस सीमा के होने की, सीमा मतलब समझते हो ना, बाउंड्री को ही सीमा कहते हैं। तो वो बाउंड्री या वो जोन होने की वजह से सेल एक कन्फाइंड सिस्टम है, मतलब एक बंद, जिसको हम कहें बाउंड्री वाली सिस्टम। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म कन्फाइंड। इज इट ओके? अगर सेल एक कन्फाइंड सिस्टम है तो इसको हम एनालॉगस पकड़ते हैं किसी एक फैक्ट्री से, सपोज जहां पे कुछ बनता है,
अब सपोज करो कि इट्स लाइक एक्सटेम्पोर, मैं कुछ सोच के नहीं आया, कोई भी फैक्ट्री पकड़ो आप, चलो आप मैगी नूडल्स की फैक्ट्री पकड़ो, ठीक है ना। मैगी नूडल्स सबको फैमिलियर है, खाना खाने से ज़्यादा मैगी नूडल्स खाते हैं हम बहुत लोग। तो ये मैगी नूडल्स, सोचो कि मैगी नूडल्स बनते कैसे हैं, ये नूडल्स जो है वो बनते कैसे हैं, कहाँ बनेंगे ये नूडल्स, ये बनेंगे किसी फैक्ट्री में, बराबर, नूडल्स बनाने की फैक्ट्री। तो आप पहले से सोचो कि एक नूडल्स बनाने की फैक्ट्री मतलब सपोज करो कि एक सेल है, रिलेट करो कि नूडल्स बनाने की जो फैक्ट्री है वो एक सेल है। अब फैक्ट्री के बाहर कौन होगा, सबसे पहला आदमी जो फैक्ट्री के बाहर आपको मिलेगा, अगर आप फैक्ट्री में जाना चाहो तो कौन मिलेगा, चौकीदार मिलेगा, बराबर। अगर आपके पास परमिशन होगी उस फैक्ट्री में जाने की, नूडल्स की फैक्ट्री में, तो ही वो चौकीदार आपको जाने देगा, बराबर। तो सेल भी ऐसी ही है, सेल के अंदर भी कुछ भी ऐसे ही आ जा नहीं सकता, सेल के अंदर आने के लिए या सेल से बाहर जाने के लिए भी एक परमिशन होना जरूरी है। मतलब तात्पर्य जिसको हम कहते हैं, क्रूड ऑफ द स्टोरी क्या है कि सेल एक कन्फाइंड सिस्टम होने की वजह से कोई भी चीज कभी भी सेल के अंदर जा नहीं सकती या कोई भी चीज सेल से बाहर नहीं निकल सकती, वो एक तरीके से होने वाली चीज है, कोई भी ऐसे ही सेल के अंदर आ जा नहीं सकता। फिर फैक्ट्री के अंदर गए तो फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद डायरेक्ट नूडल्स बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। आटा होगा तो आटा बनाने वाली एक मशीन होगी, आटे को गूंथने वाली एक मशीन होगी, उससे नूडल्स बनाने वाली एक मशीन होगी, नूडल्स बनने के बाद उसको पैक करने वाली एक मशीन होगी, लेकिन पैक करने से पहले वो नूडल्स सही तरीके से बने हैं कि नहीं, उसकी क्वालिटी बराबर है कि नहीं, वो चेक करने वाली एक मशीन होगी। उसके बाद पैकेजिंग होने से पहले उसको बॉईल करके बना के देखा जाएगा कि ये जब बनाएगा कोई तो वो बराबर बनेंगे कि नहीं, उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन होगा। फिर पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग के बाद वो तुम्हारे हाथ में आएगा। तो आप देखो कि एक नूडल्स जैसी चीज बनाने की भी अगर हम सोचे तो वहां पे कितनी सारी मशीन्स ने मिलके काम किया, 5-10 मशीनें तो लगेंगी ना अलग अलग तरह की एक चीज बनाने के लिए। तो इसी को तुम सेल के साथ कंपेयर करो, देखो सेल या एक कोई ऑर्गेनिज्म एक ही तरह का काम नहीं करता, वो अलग अलग काम करता है। तो फिर उन अलग अलग कामों को करने के लिए सेल में अलग अलग सिस्टम्स या अलग अलग हम जिसे कहें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे तुमको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी कि तुमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ये एक स्ट्रक्चर है। सेल है क्या माइटोकॉन्ड्रिया? बिल्कुल भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है जिसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। ये तो पक्का हमने पढ़ा है 10th में कि पावर हाउस ऑफ अ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। एंड एटीपी इस टर्म को भी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। तो क्यों भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं? तो सोचो, हम जनरली पावर हाउस ये टर्म किसके लिए यूज करते हैं? जहाँ पे हमारे घरों की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या आती है। तो सेल के लिए भी ना ऐसा ही है, सेल एक सिस्टम है। तो सेल को काम करने के लिए या अलग अलग फंक्शंस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, बराबर। फिर वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी बना के देने का काम सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनल करता है या कौन सा स्ट्रक्चर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात और बता दूंगा तुमको कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करके देना। उसी तरह से तुमने फोटोसिंथेसिस ये नाम सुना होगा। फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने लिए खुद फूड बना लेते हैं, उनको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सनलाइट का यूज करके वो अपना फूड खुद बनाते हैं, बराबर। तो ये फूड बनाने के लिए उनके सेल के अंदर, प्लांट्स की सेल्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो उनको ये काम करने के लिए पॉसिबल बनाता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। ये नाम भी शायद आपने
सुन रखा, पढ़ रखा है, क्लोरोप्लास्ट। अब हम में है क्या क्लोरोप्लास्ट? हम ह्यूमंस हैं, हमारी सेल्स में है क्या क्लोरोप्लास्ट? नहीं है। अगर हमारी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता, अगर हमारे पास पिगमेंट्स होते, तो प्लांट जैसे अपना फूड खुद बना सकते हैं वैसे हम भी बना लेते। इतनी मगजमारी करने की जरूरत ही ना होती, इतना कोई मेहनत करता ही नहीं, धूप में खड़ा हो जाता, क्लोरोप्लास्ट उसके लिए फूड बना देते, उसका पेट भर जाता, वो कोई काम ना करता। देखो ह्यूमंस हो या कोई भी एनिमल हो, हम खुद को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स? क्योंकि हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारी सेल्स में नहीं है जो सोलर एनर्जी को यूज करके फूड बना के दे सके। प्लांट्स के पास है तो प्लांट्स कर सकते हैं। तो फिर से वही बात, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सेल्स में बेसिक सिमिलैरिटीज है, बट सभी सेल्स एक जैसी नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें ना हमको इधर पढ़नी है। तो सेल्स भले ही सेम ना हो, सेल्स के अंदर के स्ट्रक्चर्स भले ही सब सेम ना हो, लेकिन एक बात हमेशा बहुत क्लियरली याद रखो कि सेल किसी की भी हो, वो एक कन्फाइंड सिस्टम है और वो हर एक लाइफ का यूनिट है, हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, राइट? और जैसे कोई एक फैक्ट्री में अलग अलग मशीन्स या अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरह का काम होता है, सेल भी एक फैक्ट्री की तरह है जहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो अलग अलग कामों को अंजाम देते हैं। समझ में आई ना बात? तो फिर ये बात जनरली हमको पता है, जैसे जो बात पता है वो मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे कि आप जूलॉजी किसे कहते हैं? जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये सब जानते हैं। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस, इसको आप केमिस्ट्री कहते हो। तो फिर सेल को स्टडी करने वाले ब्रांच को क्या कहेंगे? है ना, बायोलॉजी में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अलग अलग चीजों को स्टडी करने वाले मतलब साइंसेस के लिए हमने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे प्लांट की स्टडी करने वाली ब्रांच को हम बॉटनी कहते हैं, एनिमल्स की स्टडी करने वाली ब्रांच को हम जूलॉजी कहते हैं, राइट? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाले ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, एनवायरनमेंट की स्टडी करने वाली ब्रांच को हम इकोलॉजी कहते हैं, जेनेटिक्स हम हमारे जीन्स की स्टडी करने वाले ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं। फिर दुनिया भर की ब्रांचेस है जो बायोलॉजी की सब ब्रांचेस गिनी जाती है, मतलब अलग अलग सेक्शंस की स्टडी करने वाली ब्रांच के अलग अलग नाम। तो फिर हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो है सेल। तो सेल के बारे में क्या क्या स्टडी किया जा सकता है? देखो, एक नॉर्मल चीज अगर मैं बोलूं ना तो सेल का स्ट्रक्चर, राइट? फिर सेल के स्ट्रक्चर के बाद सेल के टाइप्स, राइट? फिर सेल के टाइप्स के बाद सेल का कंपोजिशन, मतलब सेल के अंदर क्या है, सेल के बाहर क्या है, सेल कौन कौन से केमिकल से बनी हुई है। तो कंपोजिशन हो गया, टाइप्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। फिर सेल बनती कैसे है, जिसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी जा सकती है सेल के बारे में, उसका डेवलपमेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसका उसके टाइप्स या उसका कंपोजिशन। तो इन सभी चीजों की स्टडी करने वाला जो साइंस है उसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। ओके, तो इन दोनों को जोड़ोगा क्या बनेगा कि द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with
स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ठीक है ना, जो ब्रांच ऑफ साइंस या जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी सेल से जुड़ी हुई सभी चीजों की स्टडी करता है, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, ये वो ब्रांच है जिसमें सेल से जुड़ी हुई सभी छोटी बड़ी बातों को स्टडी किया जाता है, उसके बारे में डिटेल्स हासिल की जाती है। ठीक, और ऐसा कोई साइंटिस्ट हो जो सेल के ऊपर रिसर्च कर रहा हो या जो सेल बायोलॉजी में काम कर रहा हो, तो उसको साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे तुम कहते हो ना, डॉक्टर्स के भी प्रकार होते हैं, जैसे हड्डी का डॉक्टर हो तो ऑर्थोपेडिक्स, राइट, बच्चों का डॉक्टर हो तो उसको क्या कहते हैं, पेडियाट्रिशियन। ठीक है, महिलाओं का डॉक्टर हो तो उसे कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक, जैसे आंखों का डॉक्टर हो तो उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक, कान का डॉक्टर है या कान नाक घसा जिसको हम कहते हैं, उसको हम ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो स्पेशलिस्ट है, वो डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट वाले नाम क्यों है? क्योंकि वो उस ऑर्गन के ऊपर इलाज करते हैं। तो सेल के ऊपर अगर कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है तो उस साइंटिस्ट को कहेंगे साइटोलॉजिस्ट। और ब्रांच, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या साइंस में सेल के बारे में स्टडी की जाती है, उसको स्पेशली कहते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक ना, हम दुनिया भर में जब अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को देखते हैं, या दुनिया भर में अगर हम हमारे आजू बाजू के ही कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखें, तो आजकल जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुबह उठने के बाद रात को सोने तक नाम सुनाई देता है, वो है कोरोना। बराबर, अब ये नाम इतना फैमिलियर हो गया है कि किसी को कुछ पता होना हो, कोरोना जरूर पता है। अब ये कोरोना क्या है? इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस। अब मैं तुमको बता दूं कि वायरस जो है वो लिविंग नहीं माना जाता और ना हम इसे नॉन लिविंग मानते हैं। तो ये वायरस जो है ना, वो बाउंड्री पे है। मतलब वायरसेस आर सच स्ट्रक्चर्स और सच फॉर्म्स विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो कैसे, इसके लिए हम सेपरेटली वायरसेस भी पढ़ेंगे, जिसमें नो डाउट ये वायरस भी जरूर आएगा। ठीक है ना। अब ये भी लगे हाथ बता दूं कि कोरोना वायरस दुनिया के लिए कोई नया वायरस नहीं है। बहुत पहले से इंसानों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी है, लेकिन वायरस एक ऐसी चीज है जो लिविंग नहीं है, जो बाउंड्री पे है लिविंग और नॉन लिविंग के। तो ये अभी जो चल रहा है, ये उसका एक ऐसा रूप है जो इंसान ने पहले नहीं देखा। लेकिन वायरस जो है कोरोना, वो पूरी तरह से नया नहीं है, ये पहले से है, हमको पता है, हमको जानकारी है, लेकिन इसने खुद को चेंज किया और ये चेंज किया हुआ रूप अभी हमको दिख रहा है, इसलिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम वायरस से थोड़ा ऊपर बढ़े, वायरस ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो सबसे छोटी चीज जो हमको पता है जो कि लिविंग है, उसको कहते हैं हम माइकोप्लाज्मा। ठीक, ये एक तरह का सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको हम लिविंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास सेल है, भले ही एक है, सिंगल। फिर हम जिसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, या जो नाम हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो है बैक्टीरिया। ठीक, फिर हमारे पास है अलगी, फिर हमारे पास है फंगस या फंजाई, फिर हमारे पास है प्लांट्स, फिर हमारे पास है एनिमल्स, जिसमें हम खुद भी आते हैं। तो आप यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए नामों को अगर पढ़ोगे
तो जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं, अलगी हो गया, फंगस हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। ये एक जैसे अगर होते तो इनके नाम क्यों अलग होते? इनके नाम अलग है, ये अलग अलग कैटेगरीज के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनके फीचर्स अलग है, इनके फंक्शंस अलग है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। लेकिन एक बात सभी में कॉमन है, क्या? वो है सेलुलर स्ट्रक्चर। मतलब ये सब के सब मिनिमम एक सेल से बने हुए हैं, ठीक है ना? ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन सिंगल सेल। नो डाउट एक से ज्यादा सेल्स वाले भी हैं, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं कि इन सब में एक कॉमन सिमिलरिटी क्या है कि इन सभी में कम से कम एक सेल है। हम वही तो बोल रहे हैं ना तब से कि प्रेजेंस ऑफ सेल इज अ मस्ट थिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ लाइफ। द ऑर्गेनिज्म who do not have cell cannot be considered as living। इसीलिए तो वायरसेस को हम लिविंग नहीं मानते क्योंकि उनके पास सेल नहीं है। लेकिन ये सब जो है इन सभी के पास एक या एक से ज्यादा सेल्स मौजूद है, इसलिए हम इन्हें सेल्यूलर स्ट्रक्चर वाले या लिविंग मानते हैं। तो फिर सबसे छोटी साइज की अगर सेल जो हमको पता है वो कोई है तो वो है माइकोप्लाज्मा नाम का ऑर्गेनिज्म। इसीलिए अगर तुमको कोई पूछे फ्यूचर में या सवाल भी आता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, तो उसका जवाब होता है माइकोप्लाज्मा, जो कि बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया एक अलग चीज है, माइकोप्लाज्मा एक अलग चीज है। माइकोप्लाज्मा ये बहुत छोटे साइज की सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड, इसलिए लिखा है सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक और हम ऐड कर देते हैं, स्मॉलेस्ट नोन। हमको जितने पता है उनमें से सबसे छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा है। अब ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जानकारी कलेक्ट करना तो जारी है, हमारा रिसर्च, हमारी फाइंडिंग्स एज अ ह्यूमन कभी नहीं रुकती। हो सकता है कल जाके हमको कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिले जिसकी सेल का साइज इससे भी छोटा हो, तब हम इसको थोड़ी ना बोलेंगे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए फिलहाल अभी तक स्मॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। ओके, तो फिर दुनिया भर में अगर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, अगर बेसिस क्या रखें हम, कितनी सेल्स प्रेजेंट है, इस चीज को अगर हम बेसिस माने तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है दुनिया भर में। एक सिंगल सेल, जिनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है, और दूसरे जिनकी बॉडी में मेनी सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स है। तो इनके लिए टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लगा लो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किन्हें कहेंगे हम? जिनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है। और मल्टीसेल्युलर नो डाउट किसे कहेंगे? जिनकी बॉडी में कई सारी सेल्स है, हजारों से लेकर लाखों से लेकर करोड़ों सेल्स तक। एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो एग्जाम्पल में, जैसे अभी हमने बोला थोड़ी देर पहले, माइकोप्लाज्मा हो गया तुम्हारा, बैक्टीरिया हो गया हमारा, एक्टिनोमाइसिट्स हो गया, या फिर अलगी में अगर हम कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो क्लोरेला हो गया, जिससे तुम्हारा ब्रेड बनता है। ब्रेड बनता है, ब्रेड सब जानते हैं ब्रेड। तो ये ब्रेड किससे बनता है?
यीस्ट, बेकर्स यीस्ट कहते हैं ना, तो ये यीस्ट हो गया, क्लोरेला जैसी अलगी हो गई, एक्टिनोमाइसिन, तुमने एंटीबायोटिक नाम सुना होगा, हमको बुखार आता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं, तो ये जो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स है ये इनसे हमें मिलते हैं। एक्टिनोमाइसिन प्रकार का एक ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया तो हम सब जानते हैं, दुनिया भर के बैक्टीरिया हैं जो हमें अलग अलग डिसीजेस कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा थोड़ी देर पहले बताया। ये सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है प्रॉपर्टीज में, लेकिन एक बात इन सब में समान है। ऑल ऑफ देम हैव वन थिंग इन कॉमन, कि ये सब के सब सिंगल सेल्ड है, मतलब यूनिसेलुलर है। रहा सवाल मल्टी सेलुलर का, तो तुम चाहो उतने एग्जांपल्स यहाँ लिख सकते हो, जैसे कि हम खुद का ही एग्जांपल ले लें, ह्यूमंस, टाइगर, लायन, पैरट एंड व्हाट नॉट, या फिर कोई प्लांट जैसे कि रोज का प्लांट। ये सब जो है ये कौन है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे लिविंग फॉर्म्स जिनमें या जिनकी बॉडी में कई सारी सेल्स मौजूद है। दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू द कैटेगरी मल्टी सेलुलर। अब मुझे बताओ, रोज का प्लांट और लायन, इनमें कुछ कॉमन है क्या? लायन एक एनिमल है, रोज का प्लांट एक प्लांट है जिसपे फूल लगता है, लायन पे फूल नहीं लगते, लेकिन फिर भी बेसिस क्या है ना, हमारा जो बेसिस कैटेगराइजेशन का है वो है नंबर ऑफ सेल्स। तो भाई टाइगर, लायन और रोज का प्लांट, इन सभी में लॉट ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जहां तक उनके बॉडी का सवाल है। इसीलिए हम इनको सभी को और ऐसे कई सारों को जिनके पास कई सारी सेल्स उनकी बॉडी में मौजूद है हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है ना? तो बेसिक कैटेगराइजेशन जो है, अगर हम नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, इसको बेसिस रख के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें तो दो मेन ग्रुप्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है? अब आप इतनी चीजों को एक बार अच्छे से रिकॉल करो कि हमने आज कौन कौन सी चीजें पढ़ी। ठीक, जैसे हमने पढ़ा कि लैमार्क ने क्या कहा, क्यों कहा, फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी कि भाई सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने कुछ बोला कि भाई सेल एक कन्फाइंड सिस्टम है और सेल में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में अलग अलग सेक्शंस या मशीन्स होती है अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए। फिर लास्टली हमने कुछ डिस्क्राइब किया कि सेल को, मतलब नंबर ऑफ सेल्स को बेसिस रख के अगर हम दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें तो कितने ग्रुप्स आ सकते हैं? दो, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने यहाँ पे लिखा है। तो अभी फिलहाल इस लेक्चर में हम इतनी चीज़ों पे फोकस करें और समझे तो ये बहुत बेहतर चीज़ होगी। आगे इसी के बेसिस पे हम बाद की चीज़ें डिस्कस करेंगे।